दोस्तों नमस्कार। आज 1 दिसंबर 2024 दिन रविवार है और स्टॉक्स विद रोहित के संडे लाइव में आज एक बार फिर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनील हिरानी आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं स्टॉक्स विद रोहित के हमारे हीरो, हमारे नायक रोहित तातेड़ का। थैंक यू सर। बहुत बहुत स्वागत है स्टॉक्स विद रोहित के जी सर। इस शो में रोहित। और सबसे पहले आपको बधाई जी कि मार्केट ने पिछले सप्ताह मोमेंटम दिखाया, थोड़ा सा उठना शुरू किया और फिर से अभी आज ही मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है सुनील हिरानी की और 3 फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है रोहित तातेड़ की, रोहित तातेड़ असिस्टेंट, रोहित तातेड़ म्यूचुअल फंड, रोहित तातेड़ स्टॉक्स। तो जी आप स्टार बनने वाले हैं। जी नहीं। जो स्टार होता है उसकी नकल लोग करते हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई। जी सर। और आपको एक सूचना, आपको एक सावधानी जिससे आपको बचना है वो ये है, सबसे पहले आज के इस शो में मैं ये डिस्क्लेमर करूंगा, हम न किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, न हम किसी को मैसेंजर में रिक्वेस्ट करते हैं, न हम किसी को किसी व्हाट्सएप नंबर से आपको मैसेज करते हैं। आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आ सकती है हमारा नाम और हमारा फोटो यूज करके, चाहे वो सुनील हिरानी हो या रोहित तातेड़ हो, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आ सकती है, आएगी और आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। वो सब फर्जी फ्रेंड रिक्वेस्ट है, हमारे नाम से की जा रही है। अगर इससे आपको कोई फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि हम आपको वो मैसेजेस नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको रोहित तातेड़ से वास्तव में संपर्क करना है तो आपको एक नंबर मैं आपको बताता हूं जो कि हमारा जेन्युइन नंबर है, दैट इज 9113 66055 9113 66055। एक बार फिर रिपीट करूंगा, 9113 66055। दिस इज अवर ऑफिशियल नंबर। जहां आपको व्हाट्सएप करना है, हम आपसे पहले संपर्क नहीं करेंगे। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि इस नंबर से मिलते जुलते नंबर भी लोगों ने सिम ले ली है पूरे देश में कहीं ना कहीं, और वो आपको उस नंबर से मैसेजेस कर रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। दोस्तों ध्यान रखिए, मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, इट इज 9113 66055। अगर आपको रोहित तातेड़ से संपर्क करना है, किसी प्रकार की कंसल्टेंसी लेना है, किसी प्रकार का प्रश्न पूछना है, या उनके लर्निंग ग्रुप में अगर आप ऐड होना चाहते हैं, तो ये नंबर पे आप मैसेज कीजिए। जो भी आपकी इंटेंशन है, जो भी आपका प्रश्न है, आप यहां संपर्क कीजिए। और रोहित, आज मैं स्टॉक की बात बिल्कुल नहीं करूंगा। जी सर। उसका कारण यह है कि 26,200 पे हाई था और लाइव में एकदम से एक शो में हमको जो रिस्पांस मिला और एकदम से मार्केट 300-400 पॉइंट ऊपर उठता है और अचानक से फर्जी रिक्वेस्ट चालू हो जाती है आना। जी। फिर 3-4 हफ्ते तक मार्केट नीचे रहता है, कोई फर्जी रिक्वेस्ट नहीं आती। दोस्तों ये पूरा सिंडिकेट है, कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में कोई सिंडिकेट काम कर रहा है जो पूरी नजर गड़ाए हुए है स्टॉक मार्केट पे और हमारे शो के ऊपर। लेकिन हमारी ताकत, असली ताकत आप लोग हैं। आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जिस उद्देश्य को लेकर, जिस एक बड़े उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने यह शो प्रारंभ किया है, दैट इज फॉर द मिडिल क्लास ऑफ इंडिया। भारतवर्ष के उस मिडिल क्लास के लिए हम काम कर रहे हैं जिसकी वजह से इस देश में रेवेन्यू आता है, जिसकी वजह से इस देश में गरीबों के लिए काम होता है, जिसकी वजह से आज हमारा देश बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे माध्यम से हम एक इंस्ट्रूमेंटल बने, हम एक कारण बने आपकी प्रोग्रेस में, और इसी उद्देश्य के साथ आज आपसे फिर
स्टॉक्स विद रोहित के इस लाइव शो में हम जुड़े हैं। 26,200 का हाई लेकर के वहां से जब मार्केट गिरना चालू हुआ 24,960, 24,700, 24,567, 24,073, 23,816, 23,484, बहुत वोलेटाइल मार्केट है। इसकी बात हम आने वाले समय में जरूर करेंगे। आज हम किसी स्टॉक्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लगातार पिछले कई सप्ताह से आपको एक एक स्टॉक के बारे में, उसके मूवमेंट के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, वो कंपनी क्या करती है, किस तरीके का उसका प्राइस मूवमेंट रहा, ये सब हम बता चुके हैं। और लास्ट वीक हमने आपको बताया था कि केवल 7 स्टॉक, लगभग 40 स्टॉक्स में से केवल 7 स्टॉक्स जो हैं वो बहुत कम परसेंटेज से नीचे हैं। तो इसकी बात हम फिर करेंगे अगले हफ्ते, लेकिन आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट। आज हम केवल और केवल म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे केवल और केवल कंपाउंडिंग की। किस तरीके से दोस्तों, आज अगर आपकी उम्र 30 वर्ष है और 10,000 रुपए अगले 30 साल तक आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके जीवन में क्या चमत्कार होगा, आपकी अगली 4 पीढ़ियों को क्या आप देकर के जाएंगे इस दुनिया से, इन सब की बात करेंगे। और अगर आप इस शो में लाइव ज्वाइन हो चुके हैं तो आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर 10,000 रुपए की पर मंथ की इन्वेस्टमेंट आप आज से चालू करते हैं म्यूचुअल फंड में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से, एसआईपी के माध्यम से, तो आने वाले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में क्या आपका फंड वैल्यू होगा। आप अगर 60 साल के हो जाएंगे और रिटायरमेंट के बाद अगर आपको महीने का 2 लाख या 3 लाख रुपया चाहिए, वो आप निकालने के बाद भी अगर आप जब 80 साल के होंगे तो आपके फंड वैल्यू में कितना पैसा बचा होगा, इन सब की चर्चा हम आज करेंगे कंपाउंडिंग के माध्यम से कि 12% और 15% का भी हम रिटर्न लेकर के चलें। कुछ म्यूचुअल फंड, 5 प्रकार के म्यूचुअल फंड आज आपको रोहित बताएंगे, उनमें क्या पिछले 1 से 2 साल के अंदर क्या रिटर्न्स आया है उसकी बात करेंगे। और किस तरीके से एक आम आदमी को, एक आम इन्वेस्टर को, जिसकी हर महीने कमाई होती है और वो हर महीने बचत करता है, हर महीने खर्च करता है, किस तरीके से उसको अपनी बचत करना चाहिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत, म्यूचुअल फंड के तहत, जिससे कि आने वाले समय में उसको एक ऐसी फंड वैल्यू मिले जिससे वो अपना बुढ़ापा, अपना रिटायरमेंट बहुत ही सिक्योर्ड तरीके से जी सके। तो आइए आज हम सबसे पहले बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की। जी सर। आपने पिछली बार एक बार बताया था कि 7531, जी हाँ, ये म्यूचुअल फंड का रूल है। बिल्कुल। सबसे पहले आप उसके ऊपर बात कीजिए। ये मैंने कहा था कि बहुत ही प्रूवन रूल है और मैंने एक जगह रीड किया था इसके बारे में और मुझे बहुत अच्छा लगा था। जस्ट मेरी लाइफ में एक डिसिप्लिन लाने के लिए, मेरे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में डिसिप्लिन लाने के लिए मैंने 7531 रूल अपनाया अपने लाइफ में। पिछले 9 साल से मैं इसे अपना रहा हूँ और मुझे जो रिजल्ट्स मिले अभी तक के, वो अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। तो सबसे पहले मैं 7 की बात करूँगा, जो हमने पहले लाइव में भी बताया था कि मिनिमम आपको एसआईपी आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो उसको आपको मिनिमम 7 साल रखना है। अब क्यों रखना है ये आप समझाइए। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि 7 साल रखने पर हम इसे क्यों ना एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर एग्जाम्पल आप लेंगे और मनी टर्म्स में बताएंगे तो डेफिनेटली लोग मोटिवेट भी होंगे। और इतना कोई भारी चीज नहीं है 10,000 रुपये पर महीना, कोई भी कर सकता है। मनी टर्म्स में अगर बताएंगे तो डेफिनेटली एक बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा सब पर। लेकिन मैं केवल 7 साल का नहीं बताऊंगा। जी जी जी, मैं 7 साल का बताऊंगा, 8 साल का बताऊंगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। जी हाँ। अगर 10,000 रुपए में महीने का इन्वेस्टमेंट करता हूं तो 15 साल के अंदर, जी 7 साल का तो बताऊंगा ही बताऊंगा, क्योंकि आपने 7531 का रूल बताया है। जी, लेकिन 7 साल के बाद 8वें साल में किस तरीके से ग्रोथ होती है, 9वें साल में कैसे ग्रोथ होती है, राइट। कैसे जैसे जैसे टेन्योर बढ़ता है, समय सीमा बढ़ती है, राइट, वैसे वैसे किस तरीके से रिटर्न्स बढ़ते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से। करेक्ट। आप भी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। करेक्ट।
तो यहाँ हम 10,000 रुपए की मंथली SIP लेके चलते हैं एक एग्जाम्पल के बतौर। जी हाँ। इस एग्जाम्पल को प्रारंभ करने के पूर्व जी एक पर्सनल क्वेश्चन अगर आप उसका जवाब दें कि आपने अभी कहा कि 9 साल हो गए आपको, 9 साल पहले आपको ये बात समझ में आ गई थी कि आपको हर महीने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए SIP में या म्यूचुअल फंड में। बिल्कुल। तो क्या आप अपनी जर्नी थोड़ा शेयर करेंगे हमारे दर्शकों के साथ? जी हाँ, एक्चुअली मेरे फादर ने SIP ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ था। जब मुझे उनके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पता लगा तो SIP ऑलरेडी, ये कौन से साल की बात है? ये 2013 से मेरे फादर ने SIP स्टार्ट की थी। 2013 से। खैर वो शेयर्स में तो इन्वेस्टमेंट लगभग 1990 से करते आ रहे हैं, लेकिन SIP जो उन्होंने स्टार्ट की थी वो 2013 में स्टार्ट की थी। और यहाँ मैं कहूँगा वो थोड़े लेट हो गए, क्योंकि अगर वो पहले से स्टार्ट कर देते, अगर वो मेरी उम्र में ही स्टार्ट कर देते, तो उनको जो रिटर्न दिखता वो अलग ही दिखता। उसकी बात हम अभी करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अभी मैं आपकी जर्नी में, अभी मेरा पहला क्वेश्चन ये है जी हाँ, कि 2013 में उन्होंने SIP शुरू की। जी जी। जबकि उससे कई साल पहले, यानी 23 साल पहले, राइट, 1990 में, करेक्ट, 1990 से वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना करते आ रहे हैं। जी हाँ। तो यहाँ आपका जो आपकी लाइफ हिस्ट्री है जी, और आपके फादर का जो एक पैटर्न था इन्वेस्टमेंट का, राइट, आज हमारे बहुत सारे दर्शक केवल इसलिए जुड़े हैं कि हम स्टॉक्स की बात करेंगे, लेकिन ऐसा क्या कारण था कि स्टॉक्स में वो इन्वेस्टेड थे, वहां से वो रोज पैसा कमाते थे जैसा आप बताते हैं, उसके बाद भी वो 2013 में SIP के माध्यम से म्यूचुअल फंड में गए। राइट। क्या वो कारण आप जान सकते हैं? जी हाँ, एक्चुअली जब उन्होंने स्टार्ट किया स्टॉक मार्केट में, वो मेरे को बताया करते थे, तो डीमैट फॉर्म में कुछ भी नहीं हुआ करता था, फिजिकल फॉर्म में ही सब कुछ हुआ करता था। और मोमेंटम ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल हुआ करता था उस समय पे, क्योंकि अगर आपको बेचना है तो आपको किसी के नाम पे फिजिकल सर्टिफिकेट करने पड़ते थे, और बहुत सारे नाटक थे उस समय, क्योंकि डीमैट फॉर्म में कुछ भी नहीं होता था ट्रेडिंग। लेकिन जब ये सब चीजें इजी हुई, डीमैट फॉर्म में सब कुछ कन्वर्जन हुआ, तो उनको पता लगा कि एक्चुअल जो रिटर्न्स कमाए जाते हैं वो कंसिस्टेंसी में है। तो धीरे से उन्होंने 10-10 हजार रुपए की SIP स्टार्ट करी 2013 से, एक फार्मा फंड में और एक MNC फंड में, आदित्य बिरला MNC फंड में, और एक फार्मा फंड था उसमें स्टार्ट करी, जिसमें मुझे आपको 7531 का रूल समझाने में बहुत इजी जाएगा कि उसमें उन्होंने बहुत सारे फेजेस भी देखे, साथ में रिटर्न्स भी मिले, फिर बाद में कितना हाई रिटर्न गया, SWP कितने से चालू हो सकती है, वो सब बहुत मज़ेदार डिस्कशन होगा आज का। और स्पेसिफिकली कितना कॉर्पस बन सकता है और कितना आप मंथली विड्रॉल कर सकते हैं, सब कुछ सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे वीडियो में। आपने अभी एक बात कही कि उस समय उनको ये समझ में आया कि कंसिस्टेंसी में ही सबसे बड़ा फायदा है। राइट। यहां मैं चाहता हूं कि चूंकि हमारा शो स्टॉक से रिलेटेड है, तो कंसिस्टेंसी का जो प्रिंसिपल है, राइट, हम उसकी म्यूचुअल फंड में तो बात करेंगे ही, क्योंकि कंसिस्टेंसी रखेंगे तभी कंपाउंडिंग के इफेक्ट्स आएंगे। राइट। लेकिन कोई आदमी अगर स्टॉक्स में काम कर रहा है, शॉर्ट टर्म में या स्विंग ट्रेड्स में या लॉन्ग टर्म में भी कर रहा है, क्योंकि आपसे और हमसे जब जो लोग जुड़े हैं, हम उनको बीच बीच में बताते हैं कि आप 30% सेल कर दीजिए या 50% सेल कर दीजिए। तो यहाँ आपका जो कंसिस्टेंसी वाला रूल है, हमारे जो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं लोग, उनके लिए कंसिस्टेंसी के बारे में कुछ आप गाइड कर सकते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जो स्टॉक ट्रेडिंग लोग करते हैं वो अपने बिहेवियर के बेसिस पे करते हैं। आप उनका PNL उठा के देख लीजिए, वो इंसान का बिहेवियर जैसा रहेगा वैसा ही उसका PNL दिखेगा आपको। अरे ये तो बड़ी गजब बात कह दी आपने, ये समझाइए फिर से। जी हाँ, मैं बताता हूँ, कोई एकदम ही एग्रेसिव इंसान मैं गुस्से वाला हूँ मान लो। जी हाँ, तो गुस्से वाला इंसान, तो मेरी बैलेंस शीट में क्या दिखेगा? गुस्से वाला इंसान या तो क्या होगा कि जब कोई स्टॉक लेगा, अगर वो स्टॉक नीचे जाता है तो उस पैनिक में आ जाएगा और पैनिक में बेच देगा। ओके, ठीक है। या तो वो बड़ी क्वांटिटी में लेगा, बड़ी क्वांटिटी में लेगा तो एग्रेसिव इंसान क्या करेगा, 2-4-5% आया, फट से निकालो, इसको खत्म करो, और लॉस में क्या करेगा, रुक के बैठेगा। तो उसका जो जाती PNL है ना, वो उसके बिहेवियर को बताएगा कि ये कितना लॉस कर रहा है,
इसका मन में कितनी हलचल चल रही है, क्या इसकी लाइफ में डिसिप्लिन है कि नहीं है, कंसिस्टेंसी कितनी है, क्या इसके पास रूल्स हैं, क्या इसके पास स्टडी है, क्या इसके पास स्किल्स हैं। तो मतलब अगर मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति को मैं आपके पास लेकर के आता हूं हाँ। जो पिछले 10 साल से स्टॉक्स में काम कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इनकम टैक्स के रिटर्न्स भर रहा है, तो उसकी बैलेंस शीट और पिछले 10 साल का पोर्टफोलियो और प्रॉफिट देख करके, प्रॉफिट या लॉस देख करके आप बता दोगे कि ये कैसी ट्रेडिंग करता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी इंसान के पास सिर्फ पेनी स्टॉक्स है, मैं देख के बता दूंगा इस इंसान को मेहनत नहीं करनी है, इसको क्विक रिटर्न्स चाहिए है, इसको एक साथ में अमीर बनना है, कम पैसे में और कम समय में ये करोड़पति बनना चाहता है। वो ना फंडामेंटल्स देख रहा है, वो ना टेक्निकल देख रहा है, वो ना देख रहा है कि कंपनी किस इंडस्ट्री में है, वो सिर्फ देख रहा है 10 रुपए का नीचे का स्टॉक है, 40 चले जाए, 30 चले जाए, 3 गुना हो जाएगा, 1 साल में भी हो गया तो मैं बेच दूंगा। और वो 3 4 5 एग्जाम्पल देख रहा है जो हजारों में 3 4 होते हैं, जिसमें से आपको 1000%, 1500% वारी रिन्यूएबल जैसे स्टॉक्स। वारी रिन्यूएबल्स में आपने बताया था कि वो क्यों हुआ था, उसको कुछ ऑर्डर्स मिल गए थे उस पीरियड में और वैसा कोई कॉम्पिटिटर उसका था नहीं। जी हाँ 5 रुपए से जो 3000 रुपए तक पहुंच गया था। तो ऐसे शेयर्स पकड़ना तो पहली बात आपके लक में आएगा तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मतलब बहुत ज्यादा कंपनियां हैं पेनी स्टॉक्स वाली, और 100 कंपनियों में से, 1000 कंपनियों में से 2-4 कंपनियों के भाग्य खुल जाते हैं, वो भी उनकी किस्मत से, और उनको वैसे ऑर्डर्स मिल जाते हैं, वैसा उनका जो भी परिस्थितियां उनकी रहती है। दूसरी तरीके के इंसान होते हैं जो बहुत निराश हो जाते हैं। अच्छा, मतलब अभी मार्केट गिरा, अक्टूबर में 1 महीना मार्केट गिरा होगा, 1 से 1.5 महीना मार्केट गिरा होगा, कई लोग छोड़ के चले गए होंगे, अरे कोई मतलब नहीं है शो देखने का। लोग बहुत ही निराश हो जाते हैं, लोग डाउट करने लग जाते हैं फंडामेंटल्स पे, लोग खुद पर, आप पर डाउट करने लग जाते हैं कि आप गलत बता रहे हो। तो इस तरीके की चीजें मार्केट में होते रहेगी, डिसअपॉइंटमेंट आएगा, इरिटेशन आएगा, पैनिक भी आएगा, लेकिन अगर आपको अपनी स्टडी पे बिलीव है, आपको अपनी स्किल्स पे बिलीव है, मैं आपको पहले ही बोला था कि जो रिजल्ट सीजन आता है, रिजल्ट सीजन में मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे क्यों अच्छा नहीं लगता है? क्योंकि यहाँ पे मेरी स्किल्स से हटके मेरे लक पे बात आ जाती है कि कंपनी का ऐसा रिजल्ट देने वाली है, वो मेरा लक है। अगर मैं वेट कर रहा हूँ रिजल्ट के लिए, तो कंपनी ने अगर अच्छे रिजल्ट दे दिए तो मेरा लक बहुत अच्छा है, कंपनी ने अगर बुरे रिजल्ट दिए तो फिर वो भी मेरा बैड लक है। तो मेरे लक पे जब बात आएगी और मेरी स्किल्स हट जाएगी, जो कि होता है रिजल्ट सीजन में। सेन स्टार, जी हाँ, सेन स्टार में आपकी स्किल और आपकी स्टडी ने ये बताया कि सेन स्टार कहाँ जाने वाला है। जी हाँ, और वो दिखा भी, और वो दिखा भी 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर दिखा। लेकिन उसके रिजल्ट, अब कंपनी क्या कर रही है, उसके प्रोमोटर्स का क्या किस्मत है, उससे तो आप बंधे हुए नहीं हो। और वहां रिजल्ट्स आ गए और वहां आपका बैड लक था कि इसके रिजल्ट्स खराब आ गए। और इसीलिए रिजल्ट सीजन में मैं अपनी जो पोजीशन रखता हूँ वो लगभग 40% लाइट कर देता हूँ। और यही रीजन था कि सितंबर और अक्टूबर का जो रिटर्न्स आप देखोगे, मेरे ट्विटर पे भी जाके देखिए, मेरा इंस्टा पे भी जाके देखिए, मुझे 2.5% का रिटर्न दोनों महीनों में मिला है। अच्छा, जी हाँ। तो अब कंसिस्टेंसी के बारे में आप क्या ये कहना चाहते हैं कि अपने स्किल्स को डेवलप करने में कंसिस्टेंसी रखिए? जी हाँ, आप अपनी स्टडी लगातार बनाए रखिए, बिल्कुल, और आपके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उन्हें आप कंसिस्टेंटली देखते रहिए। करेक्ट। क्या कंसिस्टेंसी से आपका मतलब ये है? कंसिस्टेंसी आपकी पूरी स्टडी में आएगा और आपके पूरे रूल्स में आएगा। आप जो रूल्स बनाते हो, भले ही वो कुछ भी रूल्स हो, लेकिन आप उसको फॉलो कीजिए। अगर आप रूल्स को कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे रूल्स 100% राइट है, अगर मेरे रूल्स थोड़े भी राइट है, अगर मैं उनको फॉलो करूंगा कंटिन्यूअसली, तो मैं कहीं ना कहीं सक्सेसफुल। दोस्तों, रूल्स से मेरा मतलब यह है कि जैसे रोहित कहते हैं, कई जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 4,800 5,000 रुपए तक शेयर जाकर के वापस से 4,000 पे आ गया था। तो उस समय हमारे परिचित जानने वाले जो लोग हैं, बहुत सारे लोगों को 70% BSE सेल कर, 70% बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर सेल कर दिए, जिन्होंने 2500, 2600, 2800 में खरीदे थे। 4,500 या 800 रुपए में सेल करने में कोई बुराई नहीं थी। लेकिन उस समय एक रूल ये भी था कि चूंकि ये मल्टी बैगर है आने वाले समय का, ये आने वाले समय का स्टार है ये कंपनी, और इसे आप कम से कम 30% तो लॉन्ग टर्म में रखिए और भूल जाइए। उसी प्रकार से एक रूल ये है कि जब फेजेस ऐसे आते हैं, मान लीजिए कि स्टॉक के मूवमेंट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है, लेकिन अगर आपको 10-15%, 20%, 8%, 25% रिटर्न मिल रहा है, तो आप 30% निकाल दो।
ये इनका रोहित का रूल है। आप अपनी सहूलियत से, अपने पोर्टफोलियो से आप खुद के रूल्स भी बना सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि ये कोई थंब रूल, ये दिस इज द थंब रूल फॉर अस, फॉर रोहित, एंड यू कैन मेक योर ओन थंब रूल्स। एंड अनदर रूल फॉर बैलेंस, ये मैं आपको हर शो में रिपीट करता हूं कि किसी भी एक शेयर में 10% से ज्यादा पैसा आपके पोर्टफोलियो का नहीं होना चाहिए। किसी भी एक सेक्टर में 25% से ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्टेड नहीं होना चाहिए, और किसी भी एक इंडेक्स में अधिकतम मैक्सिमम 40% होगा, उससे ज्यादा, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो। तो आपको ये जो रूल्स हैं, ये समय समय पर, अगर आप पिछले हमारे 12 शोज में देखेंगे तो आपको ऐसे पूरे रूल्स सामने आ जाएंगे। आप उसके नोट्स बनाइए, और उन रूल्स को भी अगर आप फॉलो करके चलेंगे तो निश्चित तौर पर आप स्टॉक्स में भी सफल होंगे। लेकिन आज हम बात स्टॉक्स की नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं रोहित के म्यूचुअल फंड की जर्नी की। वापस मैं आता हूं वहीं 2013 में, जब आपके पापा ने 2 म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, और वहां से आप आगे बढ़िए आज दिनांक तक। जी हाँ, 10-10 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट पापा जी ने किया, और 2016 में जब मैंने देखा इन्वेस्टमेंट को, तो 10-10 मतलब 20,000, मतलब 2,40,000, 2,40,000 दोनों म्यूचुअल फंड में थे। और रिटर्न्स कुछ खास था नहीं उस समय, क्योंकि पापा जी ने जो फंड में लगाया था, मतलब फार्मा फंड, उन दोनों सालों में काम नहीं किया। लेकिन तो ये फेज हो गया डिसअपॉइंटमेंट फेज, जो उस 2 साल में फार्मा फंड ने इतना काम नहीं किया, मुझे 7 से 8% रिटर्न दिया। लेकिन जब कोविड आया तो फार्मा वो फंड पैसा रखा था उसमें। जी हाँ, मतलब उसके बाद आपने 2016 के बाद उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट उसमें किया? एसआईपी कंटिन्यू की। वो कंटिन्यू थी ऐसे? जी हाँ, जो 10-10 हजार की एसआईपी थी, जो आपके पापा ने शुरू की थी, वो उस समय से कंटिन्यू अभी तक है? अब नहीं है, तो कोविड पे आ जाए, 2020 तक आपने उसको कंटिन्यू रखा? जी हाँ, 20 तक कंटिन्यू रखा। अब बताइए। 2020 में मुझे पता लगा कि वेट करने का, कंसिस्टेंट एसआईपी करने का क्या फायदा है। फार्मा फंड ने जो रिजल्ट्स दिए 2020, 21, 22 में, वो अमेजिंग थे। मैंने 21 में बंद कर दिया था एसआईपी, क्योंकि मुझे फार्मा फंड में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिल गए थे, और मुझे लग रहा था कि अब बेटर फंड्स भी हैं मेरे पास। जैसे कि मैंने आपको एक फंड बताया था, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, मैंने उसमें स्विच किया अपनी एसआईपी को, और इसका जो कॉर्पस था वो इंटैक्ट रहने दिया, और वो राइट साबित हुआ। आपने कॉर्पस को छेड़ा नहीं? कॉर्पस को छेड़ा नहीं, केवल एसआईपी बंद कर दी, और वो जो 10-10 हजार रुपए आपका महीने का जा रहा था, वो आपने दूसरी जगह लगाना शुरू किया। राइट, ओके। और ये मेरा रूल था कि मैं 7 साल मिनिमम एसआईपी करूंगा, वो मैंने कंटिन्यू किया। वो रूल्स आपको उस समय से पता है? जी हाँ, रूल्स मुझे बहुत पहले आपने वो 7 इयर्स वाला रूल था, इस वजह से आपने उसमें पैसे पहले नहीं निकाले? पहले नहीं, मैंने 2016 में भी जब आपको रिटर्न्स बहुत कम मिले, तब भी आपने रूल्स को फॉलो किया, रिटर्न्स को नहीं देखा? जी हाँ, जी हाँ। तो दोस्तों, ये एक एजुकेशन है इस पॉइंट पे आपको, कि अगर आपने किसी फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, एसआईपी की हुई है, और उसको अभी 2 साल हुए हैं, 3 साल हुए हैं, 4 साल हुए हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स अगर आपको आज की तारीख में नहीं मिल रहे हैं, तब भी आप उसमें इन्वेस्टेड रहिए। राइट, दिस इज द लर्निंग ऑफ टुडेज रोहित जर्नी। अब आप आइए, एक मेरा प्रश्न है यहां पर जी। प्रश्न ये है, कई मतलब पढ़े लिखे लोग, इवन कुछ प्रोफेसर्स हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे मित्र हैं, उन्होंने कैसा, एक बार मेरे पास आया, मैंने कहा भाई आपकी 15 साल से चल रही है, ये 10 साल से एसआईपी चल रही है, राइट, आप इसको बंद कर दीजिए, इसमें रिटर्न्स कम आ रहे हैं, और दूसरे म्यूचुअल फंड पे शिफ्ट हो जाइए। तो उनको ये बात समझ में ही नहीं आई। उन्होंने कहा फिर तो मेरे को कंपाउंडिंग का कोई इफेक्ट ही नहीं मिलेगा। ऐसा उनका प्रश्न था। फिर मैंने उनको कागज पेन लेके समझाया कि भैया पिछले 10 साल में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसकी ये फंड वैल्यू है, यहां से निकल के जब आप दूसरी जगह डालोगे तो वहां से वो नया फंड चालू होगा, लेकिन ये फंड पे आपको हर साल का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो मिलना है वो मिलता रहेगा। राइट। तो इसके बारे में एक शिक्षा आप दीजिए आज। लोगों को बहुत डाउट रहता है कि उन्होंने जो एसआईपी स्टार्ट की है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, मैंने गलत तो नहीं कर दी, मैं स्विच कर देता हूँ, मैं बदल देता हूँ। बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, सर मेरे पास ये एसआईपी है, मैं इसको स्विच कर दूं क्या, आपकी एसआईपी जो है? ऐसा नहीं है।
सेक्टर वाइज फंड आप चूज कर रहे हो तो सेक्टर का समय लगेगा। आप कोई फंड चूज कर रहे हो तो किसी साल में कोई फंड अच्छा काम करता है तो किसी साल में कोई दूसरा फंड अच्छा काम करता है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली एक ही फंड अच्छा काम करते जाएगा। प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द मैनेजर्स, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका फंड किसी साल में अच्छा काम करेगा और किसी साल में नहीं करेगा। लेकिन अगर आप स्विच करने का डिसीजन ले रहे हो तो आप स्विच तभी कीजिए आफ्टर 3 इयर्स, अगर आपके कंपटीटर्स ने आपसे ज्यादा रिटर्न्स दिया है, और मार्जिनली नहीं, छोटा मोटा नहीं, लेकिन ज्यादा। मतलब अगर आपका फंड ने अगर 8% दिया तो सामने वाला 14-15% दे रहा है अगर, तो फिर मैं बोलूंगा कि आपको स्विच करने की जरूरत है। मतलब स्विच करने का भी रूल है? बिल्कुल। मतलब स्विच बिना उस फंड से रिलेटेड जो कंपटीशन में फंड्स हैं उन फंड्स का रिटर्न देखिए। हमारा फंड दे रहा है 7% 8% का रिटर्न, और हम जिस फंड में, मान लीजिए फार्मा सेक्टर में हमने लगाया है, फार्मा सेक्टर के 4 और फंड अलग अलग म्यूचुअल फंड के, और वहां रिटर्न मिल रहा है 12%, 13%, 14%, तब हम उसमें स्विच करें। राइट। अब स्विचिंग का क्या रूल होना चाहिए? किस में स्विच करना चाहिए? क्या हमको सेक्टर चेंज करना चाहिए? जी नहीं, सेक्टर चेंज करना चाहिए ये मैं नहीं बोलूंगा। आपको उसी मतलब उसी ग्रुप में आपको चेक करना है जो 5 का रूल है। पहला तो 7 का रूल हो गया, जो 5 का रूल है आपको पहले देखना है कि आपका डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। और अगर आपका सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर है और मल्टी कैप वाइज भी आपका डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर है, तो फिर आपको उसी सेम सेक्टर में चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, 3 साल हो गए, दूसरे फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं मिड कैप फंड ही चूज करूंगा और दूसरा मिड कैप फंड में पैसे लगाऊंगा। मिड कैप से स्विच होना है तो मिड कैप में ही होना है। राइट। लार्ज कैप से स्विच होना है तो लार्ज कैप में ही होना है। स्मॉल कैप से स्विच होना है तो स्मॉल कैप में स्विच होना है। फ्लेक्सी कैप से स्विच होना है तो फ्लेक्सी कैप में जी स्विच हाँ। होना और अगर आपका डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर नहीं है तो फिर आपको स्विचिंग दूसरे फंड में भी करना है। पड़ेगा। यहाँ एक रिलीवेंट क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा कि जो लोग आज विचार कर रहे हैं इस शो को देखने के बाद, समझने के बाद कि ठीक है मैं 10,000 रुपए की SIP करना चाहूंगा, तो क्या सबसे पहले उनको 5 अलग अलग सेक्टर चूज करना चाहिए? जी नहीं, सेक्टर नहीं कहूंगा मैं। उन्हें अपने रिस्क के हिसाब से, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से फंड चूज करना है। आपने उस समय बताया था लास्ट टू लास्ट वीक कि 2 हाई रिस्क, राइट, 2 मीडियम रिस्क, राइट, और एक जो है वो लो रिस्क। लो रिस्क। तो एनीवे इसके ऊपर आगे बात करेंगे। तो ये हुई आपकी जर्नी। आपने कोविड में आपको अच्छा मुनाफा मिल गया और आपने वहां फार्मा सेक्टर को बंद करके और दूसरे 2 फंड्स में आपने पैसा लगा दिया। उसके आगे आज तक मैं कंटिन्यूसली SIP स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने अपनी SIP का अमाउंट हर साल स्टेप अप भी किया है। हाँ, 1 मिनट पहले तो स्टेप अप क्या होता है वो बताइए। स्टेप अप मतलब मैं इन्फ्लेशन से, मतलब लगभग इन्फ्लेशन 5% है तो मैं स्टेप अप कर रहा हूँ 10%। मतलब आज जो 10,000 की वैल्यू है वो नेक्स्ट ईयर मेरा जो SIP जाएगा वो जाएगा 10,100 रुपए। यानी कि कहने का मतलब ये है 11,000 कि आपको घर का गल्ला भरना है। आज आपने 5,000 रुपए का गेहूं भर दिया और अगले साल जब आप गेहूं भरने जाओगे तो आपको कम से कम 5,500 रुपए की व्यवस्था करके रखना पड़ेगा कि गेहूं की कीमत अगर 5,300 भी हो गई तो 200 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा बचेंगे। उसी प्रकार हमको इन्वेस्टमेंट भी ऐसे करना चाहिए कि आज अगर हम 10,000 रुपए की SIP कर रहे हैं तो चूंकि महंगाई अगले साल बढ़ने वाली है, कम से कम 5-6% से तो बढ़ने वाली है, तो अगर आप 10,000 रुपए की SIP कर रहे हैं तो एक साल बाद कम से कम 11,000 की SIP कीजिए। बिल्कुल। उसके अगले साल 12,000 की SIP कीजिए। है ना? तो आपको स्टेप अप यानी हर साल आपको थोड़ी थोड़ी SIP का अमाउंट बढ़ाते जाना चाहिए। क्या वो उसी फंड में बढ़ाना चाहिए? जी हाँ, उसी फंड में। जैसे मान लीजिए 10,000 में मैंने 2,000 की 5 की है जी, तो 2,000 की जगह वो मैं 2,500 की कर दूं या 2,200 की कर 2,200 की कर दूं। राइट। अब हम वापस से आ जाते हैं। आज आपका अब एक लास्ट क्वेश्चन, जी, क्या आपने कैलकुलेट किया है कि 2013 से आपने मूलधन कितना जमा किया था अपनी SIP में? वो मुझे एक बार चेक करना होगा। चेक करना पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड, उस समय आपकी 10,000 की SIP थी। राइट।
क्या आज आप बताना चाहेंगे कि आपकी महीने की एसआईपी कितनी जाती है? दिस इज अप टू यू। जी नहीं, मैं नहीं बताना चाहूंगा। नहीं बताना चाहेंगे। थैंक यू सो मच रोहित। नाउ अब मैं आपको दोस्तों, अगर आपके पास कागज पेन है, अगर आपके पास कागज पेन है तो आप खोल लीजिए, अगर आपके पास कागज पेन नहीं है तो आप कागज पेन लेने जाइए। रोहित, अब हम बात करेंगे 7531 में 7 की, और जैसा हमने ये स्टार्ट किया था, यहां रख दो, हम 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं। राइट। और मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लीजिए कोई हमारे दर्शक है, उसकी उम्र है 30 साल। जी हाँ। और वो 40-50 हजार रुपए की उसकी महीने की आमदनी है। राइट। और वो 10,000 रुपए महीने का एसआईपी शुरू करता है। फाइन। देखो, मैं अभी इसमें स्टेप अप वगैरह कुछ नहीं बता रहा हूं जी। सिंपल जो आपने मेरे को कल फोन पे बताया था कि 10,000 रुपए महीने की एसआईपी से 15% और 12% से 7 साल में क्या रिटर्न्स आएंगे, जी हाँ। 15 साल में क्या रिटर्न्स आएंगे, जी। 20 साल में क्या रिटर्न्स आएंगे, और 30 साल में क्या, 20 साल में नहीं, 15 और 30 साल में। जी हाँ। तो हमारे दर्शक जो आज 30 साल के हैं, जी हाँ। जब वो 60 साल के होंगे, राइट। और केवल 10,000 रुपए महीने का अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। तो अभी तो आपने मुझे कुछ म्यूचुअल फंड्स बताए जिसमें हमको 38% और 21% और 37% तक के भी जब से वो प्रारंभ हुए तब से रिटर्न्स आए। मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा। जी हाँ। हम बात कर रहे हैं नॉर्मल, भैया एफडी में हमको 5-6% रिटर्न मिलता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग में 4-5% रिटर्न मिलता है, ठीक है, बॉन्ड्स वगैरह में या जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उसमें 7-8% या पीपीएफ में 8.5% की रिटर्न हो रही है। करेक्ट। मैं केवल 12% और 15% के रिटर्न की बात कर रहा हूं म्यूचुअल फंड में। फाइन। ठीक है जी हाँ। उस हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया है। जी। तो इससे मैं ये चाहता हूं कि हम लोग कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है वो हम लोगों को समझा सकें। जी हाँ। जी हाँ। राइट। बिल्कुल। तो मैं बात कर रहा हूं 10,000 रुपए की एसआईपी की। जी हाँ। फिर 5 का जो रूल है कि 10,000 की एसआईपी हमने 2-2 हजार की 5 में कर दी, वो एक अलग बात हो गई। ठीक है। मोटा मोटी हमने 10,000 रुपए हमारे पॉकेट से निकल के म्यूचुअल फंड में चला गया। राइट। तो दोस्तों 7531 का जो रूल है उसमें पहला रूल है 7 का, यानी अगर आपने एसआईपी प्रारंभ की है तो 7 साल तक बंद मत कीजिए। लेकिन अगर आप चालू रखते हैं तो 15 साल बाद क्या स्थिति बनेगी, 30 साल बाद क्या स्थिति बनेगी, और 30 साल बाद अगर आपको हर महीने के 2 लाख रुपए निकालना है, तब आपके पास 80 साल की उम्र में कितना पैसा आपके फंड वैल्यू रहेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये कैलकुलेशन हमने किया है 7 साल का, और 15% रिटर्न पे अगर आप महीने की 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो 12 महीने में हो गया 1,20,000, और 7 साल में वो हो जाता है 15 लाख रुपए 15% से। इसका मतलब आपने 15 लाख, आपने 8,40,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया और आपको मिला 15 लाख। 8वें साल में 18,60,000, 9वें साल में 22,88,000, 10वें साल में 27,86,000, 11वें साल में 33,64,000, 12वें साल में 40,35,000, 13 साल में 48,14,000, 14 साल में 57,19,000, और 15 साल में 67,68,000। लेकिन किस तरीके से आप 7 साल के बाद आपका इंक्रीमेंटल ग्रोथ, यानी आपने 1,20,000 रुपए साल भर में डाला, लेकिन आपको मिला 8वें साल में 3,60,000 रुपए ज्यादा। 9वें साल में आपने 1,20,000 रुपए ज्यादा डाला, लेकिन आपको मिला 4,28,000 रुपए ज्यादा। 10वें साल में आपने 1,20,000 और डाला, लेकिन आपको पिछले साल मिला था 4,28,000, इस साल मिला 10वें साल में 4,98,000। 11वें साल में ये राशि हो गई 5,78,000 एक्सेस। 12वें साल में आपकी हो गई 6,71,000। 13वें साल में हो गई ये 7,80,000। 14वें साल में हो गई ये 9,05,000। 15वें साल में हो गई आपकी ये 10,50,000। जहां आप 7वें साल से 8वें साल का आपने केवल 1 साल इन्वेस्टमेंट बढ़ाया था तो आपको 3,60,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ था। लेकिन वही चीज 15वें साल में, मतलब 14 साल से जब 15 साल में गए आप, तो आपकी हो गई 10,50,000 के आसपास। आपने 1,20,000 एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन 10,50,000 एक्स्ट्रा मिला। क्यों? क्योंकि वो पहले साल जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था उस पर भी आपको रिटर्न मिल रहा है, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, 14वें साल तक जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका भी तो रिटर्न आपको मिलेगा।
यही कंपाउंडिंग है। और इसी कंपाउंडिंग के आधार पर हमने जो कैलकुलेशन किया है, अगर 20 साल तक आप अपनी एसआईपी चलाते हैं 10,000 रुपए महीने की, तो आपको 20 साल में देना तो केवल 24 लाख रुपए है, एक साल में 1,20,000, तो 20 साल में आपका हो गया 24 लाख। लेकिन आपका फंड वैल्यू होगा 15% के रिटर्न के हिसाब से 1,51,00,000 रुपए, 1.51 करोड़, यानी कि 6 गुना। आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 24 लाख रुपए, लेकिन आपकी फंड वैल्यू कितनी हुई 15% से 20 साल में? 1.5 करोड़ रुपए। रुको, अब आप 30 साल का कैलकुलेशन करो। 10 साल अगर आप और इन्वेस्टमेंट करते हैं 10,000 रुपए महीना, यानी कि 12 लाख रुपए। अगर आपने 20 साल में 24 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन 10 साल आप और धैर्य रखते हैं और 12 लाख रुपए और इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 30 साल में आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 10,000 पर मंथ के हिसाब से 36 लाख रुपए। तो 36 लाख की फंड वैल्यू 30 साल बाद कितनी होगी? वो होगी दोस्तों 7 करोड़। आपने देखा कि 20 साल में हुआ 6 गुना और 30 साल में हुआ 20 गुना। आखिरी के 10 साल में 6 गुना से बढ़कर वो हो गया 20 गुना। यही कंपाउंडिंग है। जितना लंबे समय तक आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, आने वाले समय में बहुत तेजी से उसकी ग्रोथ होगी। अब हम बात करें, आज मान लीजिए किसी व्यक्ति की उम्र 25 साल की है और वो 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने की स्थिति में है, तो वो रिटायरमेंट लेगा मान लीजिए 55 साल की उम्र में। आज अगर किसी व्यक्ति की उम्र है 30 साल और वो 10,000 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट करता है और 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेता है, कोई अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, 10,000 रुपए अगर महीने का इन्वेस्टमेंट करता है अगले 30 साल तक, तो 30 साल बाद उसकी फंड वैल्यू होगी 7 करोड़ रुपए की, और 20 गुना जितना पैसा वो लगा चुका होगा उसका 20 गुना बढ़ चुका होगा 15% के रिटर्न से। और 15% के रिटर्न में वो बोलेगा भाई 60 साल की उम्र में मेरी अब कोई इनकम नहीं है, मैं 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो हम उसे कहेंगे कि आप अब पैसा निकालना शुरू कीजिए। 7 करोड़ रुपए का आपका फंड हो गया, उसी में से आप पैसा निकाल लो। जैसा कि आप देखते होंगे बैंकों में कि बैंक में आपने एफडी की और आप जो ब्याज होता है महीने का उससे अपना घर चलाते हैं। ये तो आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा आपके परिचित लोगों में कि भैया वो फलाना व्यक्ति रिटायर हो गया, उसको 60 लाख रुपए मिला, 60 लाख रुपए उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिया और उसको कहा भैया, बैंक मैनेजर को कहा कि हर महीने जितना ब्याज होगा वो आप जो है ला करके दीजिए। तो ये आपने देखा होगा कि किस तरीके से बैंक से ब्याज आदमी निकालता है। तो दोस्तों अगर आप 30 साल बाद हर महीना आपकी कमाने की क्षमता खत्म हो गई, या आप रिटायरमेंट के बाद अपने जीवन शैली को बदलना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपको हर महीने 1 लाख रुपया लगता है, आप चाहते हैं कि वो जो 7 करोड़ का फंड है वहां से हर महीने आपको 1 लाख रुपया चाहिए अगले 20 साल तक। मान लीजिए कि 80 साल, हम एक ये एग्जाम्पल के मुताबिक ये मान लें कि 80 साल की हमारी उम्र है, तो अगले 20 साल आपको हर महीने पैसा चाहिए आपके जीवन यापन के लिए, घूमने फिरने के लिए, दवा दारू के लिए, या दारू दवा के लिए, जैसा भी आप समझो। आपको 1 लाख रुपए महीना चाहिए, तो 7 करोड़ आपका जमा है, उसमें से निकाल लीजिए। तो आपको 7 करोड़ पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आज अगर मान लीजिए, हम ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा करते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में आप डिपॉजिट करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि पूरा पैसा आप निकाल लेते हैं, तो कई बार जमीन खरीद लेते हैं, कुछ गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है 1 लाख की, आप 1 लाख का SWP, जैसे SIP होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जब आप मैंडेट लगा देते हैं तो बैंक से हर महीने आपका पैसा म्यूचुअल फंड में चला जाता है। उसी प्रकार से जब आप SWP लगा देते हैं म्यूचुअल फंड में, SWP का मतलब होता है सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। सिस्टमेटिक तरीके से आपने बोल दिया कि भैया मुझे 1 तारीख को मेरे खाते में 1 लाख रुपया चाहिए, तो 1 तारीख को आपके खाते में 1 लाख रुपया ट्रांसफर कर देगा, वो म्यूचुअल फंड से आपके खाते में 1 लाख रुपया आ जाएगा।
अब 7 करोड़ का आपका फंड है और 6 करोड़ 99 लाख रुपए बचा 1 लाख निकालने के बाद, तो एक महीने में उस 6 करोड़ 99 लाख रुपए पर भी तो आपका इंक्रीज होगा, उस पर भी तो आपका प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से वो फंड बढ़ता चला जाता है और आप हर महीने जितनी आवश्यकता होती है उस तरीके से आप विड्रॉल करते हैं। हर महीने की एक निश्चित तारीख को आप विड्रॉल का मैंडेट लगा देते हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर, तो वो म्यूचुअल फंड से आपके बैंक के खाते में जो आपका लिंक रहता है म्यूचुअल फंड से, वहां आपके खाते में पैसा ऑटोमेटिक आ जाता है। इसीलिए इसे कहते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। ठीक है, आपने 1 लाख रुपए महीने का निकाल दिया, 20 साल तक आपने पैसा निकाला, 1 लाख रुपया, आपने 4 करोड़ 80 लाख रुपए निकाल लिए 20 साल में। अगर आप 1 लाख रुपए महीने का निकालते हैं तो आपके मन में यह प्रश्न आना चाहिए कि मैंने 1 लाख रुपए महीने का निकाला, लेकिन जब मैं 80 साल का हो गया तो उसके बाद क्या मेरे पास कुछ पैसा बचा है? 2 लाख रुपए। आप 2 लाख रुपए महीने का निकाल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उस समय आई एम सॉरी, जो एग्जाम्पल मैंने दिया वो 2 लाख का है। आप 30 साल बाद जब आपका फंड वैल्यू 7 करोड़ की है, 7 करोड़ रुपए है, उसमें से आप 2 लाख रुपए निकाल रहे हैं, 6,98,000 रुपए आपका वापस से इन्वेस्टेड है, वो बढ़ता रहेगा, 2 लाख आपका निकलता रहेगा। दैट इज सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। और 2 लाख रुपए महीने का निकाला आपने 20 साल तक, तो आपके फंड वैल्यू से 4 करोड़ 80 लाख रुपए आपने निकाला, लेकिन 20 साल बाद, यानी कि आज से 30 साल तक आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसके 20 साल तक, उसके बाद अगले 20 साल तक आपने 2 लाख रुपए महीने का निकाल करके यूज किया, तो उसके बाद भी क्या आपके पास पैसा बचा रहेगा? 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के बाद 2 लाख रुपए 30 साल बाद पर मंथ निकालने के बाद 20 साल तक आपके पास 88 करोड़ की फंड वैल्यू रहेगी। कितनी? 88 करोड़। आज अगर आप 30 साल के हैं, अगले 30 साल अगर आप 10,000 रुपए पर मंथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आपकी 15% की रेट ऑफ रिटर्न है, तो आप 2 लाख रुपए प्रतिमाह 60 वर्ष की उम्र से निकालने के बाद जब आप 80 साल के होंगे तो आपकी फंड वैल्यू 88 करोड़ रुपए की होगी। जब आप अपनी वसीयत लिखेंगे तो अपने बच्चों को बुलाना कि भैया किसको किसको इसमें से पैसा चाहिए, सेवा करो। आपका बुढ़ापा, आपको अगर आज आप देख रहे होंगे कि बूढ़े लोगों की सेवा करने के लिए उनके बच्चों के पास टाइम नहीं रहता, उनकी बहुओं के पास टाइम नहीं रहता, उन्हें घिन आती है उनके पास बैठने में, उनसे बात करने में। ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और SWP ये उनको मजबूर करेगा आपकी सेवा करने के लिए। ये मेरी बात आपको आज समझ में नहीं आएगी जो लोग 30 साल के हैं, लेकिन शायद आप 30-40 साल बाद इस वीडियो को याद रखेंगे। दोस्तों, ये बहुत जबरदस्त चीज है। मेरा अपना अनुभव है जीवन का, मेरे अपने 28 साल की प्रैक्टिस में मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जहां जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है, सामाजिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में। तो दोस्तों, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और SWP एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आप 3 लाख रुपए की SWP करते हैं तो आपका फंड वैल्यू 80 साल की उम्र में 75 करोड़ का होगा। अगर आप 5 लाख रुपए महीने का निकाल कर भी खर्च करते हैं 20 साल तक 15% की रिटर्न पे, तो 49 करोड़ का आपका फंड वैल्यू बचेगा एट द एज ऑफ 80। आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि मैं 15% आप बोल रहे हैं हिरानी साहब, 15% मैं क्यों मानूं, 12% क्यों ना मानूं? ठीक है, 12% हम मानते हैं। 12% में दोस्तों अगर आप 2 लाख की, अगर 1 लाख की अगर आप SWP करते हैं तो फंड वैल्यू फिर भी आपकी 24 करोड़ बचेगी। अगर आप 3 लाख की अगर आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करते हैं तो आपकी फंड वैल्यू 6.5 करोड़ की तब भी बचेगी। और 3.5 लाख भी अगर आप महीने का निकालते हैं और 12% का रिटर्न है, 15% का नहीं है, तब भी आपके पास 2.5 करोड़ रुपया 80 साल की उम्र में बचेगा।
तो दोस्तों ये बहुत जबरदस्त चीज है और यही कंपाउंडिंग है जिसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह कहा है कि इस दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक चीज, जो 8वां आश्चर्य दुनिया का सबसे बड़ा, वो है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। और यही वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है कि 15% रिटर्न मिलने के बाद केवल 10,000 रुपए महीने की इन्वेस्टमेंट से आप 60 साल की उम्र के बाद, 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करने के बाद और अगले 20 साल तक आप पैसा निकालने के बाद भी आप करोड़ों रुपया आपके फंड वैल्यू होगा। सबसे पहले मैं इस 7 वाले रूल पर आपका फाइनल कमेंट चाहता हूं। देख ही लिया आपने कि किस तरीके से पैसा बनता है और पैसा ही पैसे को बनाता है। आप इसको खर्च करने के बावजूद आपके पास 88 करोड़, 75 करोड़, 50 करोड़, 12% का भी रिटर्न ले लो आप, तो भी आपके पास 10-15 करोड़, 6 करोड़ और 2 करोड़ भी बच रहा है, 3.5 लाख भी आप पर मंथ निकाल रहे हो। और अगर आप 50,000 रुपए खर्च कर रहे हो आज, तो वो 30 साल बाद उसकी वैल्यू लगभग 2 लाख रुपए होगी। लगभग 2 लाख रुपए का आपका खर्चा होगा अगर आप इसको 5 से 6% के हम अगर अगले 30 साल के इन्फ्लेशन को भी पकड़े, बिल्कुल, तो भी हम 30 साल के बाद अगर हमारा महीने का खर्च 3 लाख भी होगा, तो 10,000 की इन्वेस्टमेंट करके हम 50 करोड़ से ज्यादा पैसा बचा सकते हैं 80 साल की उम्र में। बिल्कुल, ये आपका कहने का मतलब है। तो दिस वाज ऑल अबाउट 7531 के 7 का जो रूल था, ये मैंने आपको डिटेल में समझाया। ये पार्ट मेरा था आज के इसमें, जैसा आपने मुझे आदेशित किया था रोहित जी की ये पूरा आप समझाइए आपने। और मुझे मैं बताऊं कि ये कैलकुलेशन पूरे रोहित ने किए हैं, लेकिन आज के शो में ये कैलकुलेशन को समझाने का जिम्मा आपने मुझे दिया था और आपके क्लास का मैं मॉनिटर हूं और मैंने बाकी स्टूडेंट्स को समझा दिया। अभी आगे का शो आप संभालिए। व्हाट इज 5, 3 एंड 1? जी हाँ, 5 डिफरेंट म्यूचुअल फंड में आपका पैसा इन्वेस्टेड रहना चाहिए। आज मैं वो आपको 5 डिफरेंट म्यूचुअल फंड बताऊंगा। कौन कौन से 5 म्यूचुअल फंड? पहला म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जिसके बारे में हमने पूरा यूट्यूब वीडियो भी बनाया हुआ है और एक रील के थ्रू भी आपको हमारे चैनल पे बताया था कि ये फंड मेरा फेवरेट क्यों है। और इसके रिटर्न्स अगर हम देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर में लगभग 61% और लास्ट 5 ईयर में आपको 37% के रिटर्न कंसिस्टेंटली हर ईयर दिए हुए हैं। बहुत सुपर फंड है ये फंड। मार्केट गिरा, ये फंड सबसे कम गिरा। दूसरा फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड, जो कि 1 ईयर में 38% रिटर्न दे चुका है। ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट फंड है और इसका ऊपर भी पूरा यूट्यूब वीडियो हम लेके आएंगे कि ये फंड हमारा फेवरेट क्यों है। ये 2 हो गए हाई रिस्क म्यूचुअल फंड। अब मैं आ जाता हूं मॉडरेट रिस्क म्यूचुअल फंड में। पहला फंड है ETF फंड निफ्टी 20, जो कि पैसा आपका लार्ज कैप में लगाता है। और निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। आपको अपने डीमैट में ही लेना है इसे। आपको हर महीने कुछ अमाउंट, मतलब अगर आप 10,000 की SIP कर रहे हैं तो आप 10,000 रुपए हर महीने एक डेट पे लगाइए। मतलब अगर आप 1 तारीख चुनते हैं, 1 तारीख को हर महीने आपका 10,000 रुपए इन्वेस्ट होना चाहिए निफ्टी 20 में। लेकिन अगर आपके पास फंड की कमी नहीं है, उसी केस में ये लागू होता है। जब भी निफ्टी 5 से 7% गिरता है, जैसे कि हमने देखा अभी 26,200 से लगभग 23,200 का लो, मतलब 3,000 पॉइंट गिर चुका था निफ्टी। मतलब 15% के 10 to 13% के आसपास निफ्टी गिर चुका था। तो 7% जब निफ्टी गिरा तो मैं 10,000 की जो SIP है उसमें 20,000 का और टॉप अप डालूंगा। और वापस से और 7% गिरा तो 20,000 का टॉप अप और डालूंगा। तो इससे क्या हो गया कि जब रिकवरी आएगी तो जो रिटर्न्स मुझे मिलेंगे ना, वो अल्टीमेट होंगे। निफ्टी 20 ने अभी इंसेप्शन से रिटर्न दिए हैं 17% के। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, 2008 में अगर आपने ऐसा किया होता, 2012 में आपने अगर ऐसा किया होता, 2020 में अगर आपने ऐसा किया होता, जब भी निफ्टी 5, 7, 10% गिरे तो आप टॉप अप करते जाओ, डबल अमाउंट ऑफ योर SIP। तो इससे आपको रिटर्न जाएंगे। ये एक प्रकार का रूल आपने खुद के लिए बनाया हुआ है। जी हाँ, जी हाँ। ये मैंने अभी रिसेंट में ही सीखा हुआ, इसलिए मैं अभी इसको लागू कर रहा हूँ। और मैंने इसका बैक टेस्टिंग किया था तो रिटर्न्स वेर अमेजिंग।
बैक टेस्टिंग में क्या होता है कि बैक टेस्टिंग में पूरा डिसिप्लिन आ जाता है और कंसिस्टेंसी आ जाती है। बैक टेस्टिंग मतलब? बैक टेस्टिंग मतलब पिछली जब भी निफ्टी 7% और 14% और 15% गिरा है, अगर हम डबल ऑफ अवर एसआईपी को टॉपअप करते तो हमको लगभग हर साल 35% तो वो तो केवल उस पर्टिकुलर मंथ में अपने को डालना पड़ेगा ना? जी हाँ, पर्टिकुलर मंथ में उतना अपना एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर देना। जी हाँ, जी हाँ, लेकिन 17% में आपका रिटर्न डबल हो जाता, ऑलमोस्ट। तो इसको अब एक सिंपल वे में आप समझा दो कि क्या करना है। वही है, आप कंटिन्यू रखिए अपनी एसआईपी निफ्टी 20 में 10-10 हजार जो भी आपको करना है वो करिए, और साथ में जब भी निफ्टी 7%, 14%, 7% गिरा तो डबल ऑफ योर एसआईपी आपका टॉपअप होना चाहिए। मतलब हमारी अगर 10,000 की एसआईपी चल रही है तो 20,000 और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर दे। आप कहीं से भी जुगाड़ कीजिए और 20,000 रुपए और डाल दीजिए। मैंने अक्टूबर मंथ में और नवंबर मंथ में 2 टॉपअप किए। नहीं तो ये तो ठीक है, वो समझ में आ गया हमारे दर्शकों को कि 7%, 8% गिरा, जी हाँ, एसआईपी जितने कर रहे हैं उससे डबल पैसा और डाल दो। जी हाँ, और वापस से जब निफ्टी वहीं के वहीं आ गया तो इससे फायदा कितने परसेंट होगा? इससे फायदा आपको जो भी रिटर्न्स निफ्टी देगा, जैसे कि अभी 15% निफ्टी गिरा, जब निफ्टी 15% रिकवर करेगा तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो लगभग 20% के आसपास होगा। 20% के आसपास रिटर्न मिलेगा। ओके। अब निफ्टी 20 में ऐसा क्यों करना है? आप बोलेंगे कि आप नीचे पे और खरीदते जा रहे हो तो ये तो बहुत रिस्क हुआ, और भी नीचे जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि निफ्टी 20 में आपकी सब क्रीम कंपनीज, मतलब जितनी कंपनीज जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है वही रहती है, मतलब ज्यादा नहीं गिरती है। जी हाँ, और हर उन कंपनीज के स्टॉक ज्यादा नहीं गिरते जिसमें निफ्टी 20 ने पैसा लगाया हुआ है। और अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है कंपनी तो ऑटोमेटिकली निफ्टी 50 से बाहर हो जाती है। निफ्टी 50 से वो बाहर हो जाती है। इसलिए रिस्क इतना नहीं है इसमें, और इसीलिए मैं इसको मॉडरेट रिस्क बोलता हूँ। तो ये आपका हो गया तीसरा फंड जो कि मॉडरेट फंड। जी हाँ। और चौथा फंड है आपका? चौथा फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये भी एक फंड है जो गिरते मार्केट में सबसे कम गिरा है। पिछले एक साल में 31% का रिटर्न दिया हुआ है और अमेजिंग फंड है। फ्लेक्सी कैप है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, तीनों कैप में प्रॉपरली इन्वेस्ट करता है। जो हमारा रूल है उसी के आसपास इसका भी रूल है, और बहुत बढ़िया फंड लगता है मुझे। मतलब ये पराग पारिक जो इन्वेस्टमेंट करता है स्टॉक मार्केट में, जी हाँ, हम लोग जो रूल्स बताते हैं या आपने जो रूल्स बताए हुए हैं लगभग वैसे ही रूल यहाँ के भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और ये हो गए आपके 4 फंड जो आपके फेवरेट है। जी हाँ। और हमने अभी तक मोतीलाल ओसवाल का एक वीडियो बनाया है। हाँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वांट स्मॉल कैप का फंड और निफ्टी 20 का, पराग पारिक का, ये तीनों फंड भी इसके वीडियोस डिटेल में हम बनाएंगे। श्योर। राइट। और पांचवा फंड जो है वो आपकी रिस्क एपेटाइट के ऊपर है। अगर आप अग्रेसिव हो, अगर आपका फंड फ्लो मतलब मंथली इनकम अच्छी खासी आ रही है, तो मैं आपका जो एपेटाइट बोलूंगा वो रिस्की इन्वेस्टर बोलूंगा आपको। और उसके लिए मैं बोलूंगा कि आप डालिए मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप फंड में। अगर रिस्क में ले सकता हूं तो हाँ। मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप में डाल दूं। जी हाँ। इसने अपने इंसेप्शन से हर साल 53% का रिटर्न दिया। अच्छा। 53%। आप बोलते भी हो कि माइक्रो कैप में अगर प्रॉफिट होता है तो वो ज्यादा होता है। जी हाँ। और ये मोतीलाल ओसवाल के फंड की खासियत है कि वो माइक्रो कैप कंपनीज में भी जेम उठा के लेते हैं। अच्छा। मतलब हीरो को परखना उनको आता है अच्छे से, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इंसेप्शन से 53% हर साल कंटिन्यूअस रिटर्न देना बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा आपने 2-3 फंड बताए थे, इसके बारे में बता दीजिए। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा और रिस्क लेना है और सेक्टर वाइज काम करना है तो मैं कहूंगा जो फंड अभी ही चालू हुआ है, ग्रो ईवी एंड ऑटोमेटिव एडवांटेज फंड, ऑटोमेटिव न्यू एज एडवांटेज फंड। ये एक फंड है जो एक पर्टिकुलर सेक्टर पे काम करेगा, मतलब ईवी रिलेटेड स्टॉक्स पे। क्योंकि अभी ईवी ऑन द राइज है, मतलब अभी यहाँ से 50 साल बाद ईवी का फ्यूचर जो होगा उसमें ये कंपनीज में ये फंड पैसा डालेगा। तो आज जो ईवी की स्थिति है वो 50 साल बाद कुछ और रहेगी। तो एक बहुत ही स्टीप रिटर्न हमें दिख सकता है इसमें, अगर आप इसमें डाल सकते हैं। अभी अगर हम देखेंगे तो -6% का रिटर्न दिया हुआ है पर्टिकुलर फंड ने, लेकिन ये सिर्फ इंसेप्शन है। मुझे पर्टिकुलरली ये फंड इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि सेक्टर ईवी जो सेक्टर है वो बहुत ग्रोथ
रखता है। -6% को हम इस तरीके से पकड़े कि आपका 1 एकड़ का आम का बगीचा है राइट। और आप पहले साल में उसमें पौधे लगा रहे हैं, बिल्कुल तो सही। निश्चित तौर पर पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में तो उसमें रिटर्न आएगा नहीं। जी हाँ, जी हाँ, लेकिन जब आम लगना शुरू हुए तो वो जैसे जैसे पौधे बढ़ेंगे राइट वैसे वैसे आम की पैदावार बढ़ेगी। राइट राइट। राइट। तो तीसरा है आपका HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, इसके बारे में बताइए। जिनको थोड़ा लास्ट जो म्यूचुअल फंड है वो लो रिस्क रखना है और उनको अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके रखना है, मतलब उन्हें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो उसका नाम है HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। जो जब मार्केट गिरेगा तो डेट फंड में पैसे डाल देगा, जब मार्केट अच्छा चलेगा तो इक्विटी में पैसा डाल देगा, ऐसा चर्निंग करते रहेगा दोनों तरफ। लेकिन इसमें एक रिस्क आ जाता है कि आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। मार्केट गिरा है, आप कब पता लगाओगे कि मार्केट और गिरेगा, और कब पता लगाओगे कि आपको यहाँ से रिवर्सल मिलेगा। तो आपको मार्केट टाइम करना, यहाँ पे थोड़ा एनालिस्ट यहाँ पे मार्केट को टाइम नहीं किया जा सकता क्योंकि मार्केट सबका बाप है, ये आप हमेशा कहते हैं। तो एनीवे, फिर भी जिनको रिस्क ज्यादा नहीं लेना है तो अपना 10,000 में से 2,000 रुपए HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में आप डाल सकते हैं। और लास्ट वन इज कोटक निफ्टी 150। जी हाँ, लास्ट है कोटक निफ्टी 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, जो कि आपके मोमेंटम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, मोमेंटम स्टॉक में इन्वेस्ट करके बुक करता है प्रॉफिट को, और ये आपको मतलब अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। ये अभी चालू ही हुआ है, इंसेप्शन ही इसका अक्टूबर से हुआ है, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा काम करेगा क्योंकि मोमेंटम स्टॉक्स में पैसा डालेगा और बुक करके अलग हो जाएगा। हमने आपको अभी तक बताया कि 7, 5, 3, 1 के जो 2 सिद्धांत है, 7 का सिद्धांत आपको बताया कि 7 साल आपको फंड में बने रहना है, और इसका एग्जाम्पल रोहित ने अपने खुद के फंड इन्वेस्टमेंट से दिया। 7 साल तक तो बने रहना, लेकिन अगर आप 15 साल, 20 साल, 30 साल तक बने रहते हैं तो बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका अमाउंट हो जाएगा। और 5 इन्वेस्टमेंट आपको करना है, आपको 5 अलग अलग प्रकार के फंड्स में SIP अपनी शुरू करना चाहिए, ये आपको बताया, जिसमें कि 2 इन्वेस्टमेंट आपके, 2 SIP 2-2 हजार की आप चाहें तो हाई रिस्क में, 2 मॉडरेट में और 1 आपको लो रिस्क में कर सकते हैं। इसके अलावा 3 फेसेस होते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का समय होगा, तो कई पीरियड ऐसे आएंगे, जैसे 2020 में कोविड आ गया, उसके पहले भी कभी कभी मार्केट में उतार चढ़ाव आए। तो कौन कौन से ऐसे 3 फेजेस हैं, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनती है इन्वेस्टर के लिए स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड के मार्केट में, जिससे कि उसे परेशानी होती है। कॉल आ गया। ओके, बात कर लो, आप बात कर लो, इंपॉर्टेंट हो तो बात कर लीजिए। दोस्तों, 3 फेजेस जो है, वो पहला फेज है डिसअपॉइंटमेंट का। जी हाँ, पहला फेज है डिसअपॉइंटमेंट फेज, जिसमें जितना आपका एक्सपेक्टेशंस रहता है उससे कम रिटर्न आपको मिलता है, और आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं उस चीज को देख के कि इसमें कम रिटर्न आ रहा है। जैसा कि 2018 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया था, तो जनवरी से मार्च तक बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट का फेज रहा था। डिसअपॉइंटमेंट में मान लीजिए कि आपको हमने 15% से आज कैलकुलेशन बताया, लेकिन आपका कैलकुलेशन 15% से नहीं हुआ। 10 साल बाद आपने देखा कि आपका 10% ही रिटर्न हुआ। आप बोलोगे यार, हमने तो 15% से ये ख्वाब देख लिए थे, लेकिन आने वाले समय में फिर वो रिटर्न्स बढ़ सकते हैं। तो ये डिसअपॉइंटमेंट का फेज आता ही आता है, सबके जीवन में आता है। अगर आप लंबे समय तक चलेंगे तो आपके फेस डिसअपॉइंटमेंट के आएंगे। आप अगर अपने जीवन जी रहे हैं, आपकी 45 साल की उम्र है, तो पिछले 20 साल की उम्र के बाद जब आपने सार्वजनिक जीवन में कदम रखा होगा, तो पिछले 20 सालों में, पिछले 25 सालों में बहुत संघर्ष भी आपने किया होगा, अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती भी की होगी। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की फील्ड भी वैसी ही है, रिटर्न्स की फील्ड भी वैसी ही है। आपके रिटर्न्स आपकी एक्सपेक्टेशन से कम भी हो सकते हैं। दैट इज डिसअपॉइंटमेंट फेज। एंड नंबर 2 इज इरिटेशन फेज। ये क्या है? इरिटेशन फेज में रिटर्न्स बहुत लो रहते हैं। जैसे कि हमने बताया, ग्रो ईवी फंड जो है उसने -6% का रिटर्न दिया हुआ है, मतलब रिटर्न्स बहुत लो है। तो लेकिन बने रहेंगे तो 50% भी रिटर्न मिलेगा, क्योंकि ईवी बिल्कुल का समय आने वाला है। आपने कभी आज से 10 या 15 साल पहले कभी ये नहीं सोचा होगा कि बिना गियर की कार भी आप चला सकेंगे इंडिया में। आज से 20 साल 30 साल पहले जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमने ये सुना था कि शायद कभी ऐसा दिन आएगा कि बिना ड्राइवर की कार चलेगी। दोस्तों, आज बिना ड्राइवर की कार चलती है। टेस्ला
टेस्ला की जो कार है वो उसमें वो ऑटो ड्राइवन है। तो इरिटेशन का फेस है, इरिटेशन का फेस आता है, रिटर्न्स बहुत कम मिलते हैं। अगर मान लीजिए आपने ग्रो ईवी फंड में पैसा लगाया है तो लास्ट ईयर उसके 6% माइनस में रिटर्न आए हैं, लेकिन आने वाले 20 साल में आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे आज कि आने वाले 20 साल में ऐसी कोई व्हीकल नहीं होगी जो पेट्रोल से चलेगी, हर व्हीकल जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल होगी। तो ये समय आने वाला है, उस समय को देखते हुए ये एसआईपी शुरू हुआ है, ये म्यूचुअल फंड शुरू हुआ है। एंड नंबर थर्ड इज पैनिक फेज। व्हाट इज दैट? पैनिक फेज में आपको लगेगा कि दुनिया खत्म होने वाली है और आपका पोर्टफोलियो पूरा जैसे 2012 में दुनिया खत्म होने वाली थी। जी जी, लेकिन एक्चुअल हमें पैनिक फेज दिखा 2020 में, जब निफ्टी लगभग आधी हो चुकी थी अपने हाई लेवल से और आपके पूरे स्टॉक्स रेड हो जाएंगे। पूरे स्टॉक्स कितने भी अच्छे फंड हो, कितनी भी अच्छी स्टॉक्स में आपका इन्वेस्टमेंट हो, सब रेड, आपका पूरा पोर्टफोलियो रेड। दैट इज पैनिक फेज। पैनिक फेज। ओके, तो इस प्रकार के 3 फेज, अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट में जाते हैं तो कंपाउंडिंग का फायदा होना ही होना है। कंपाउंडिंग से आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको ये 3 प्रकार के फेजेस को फेस करना पड़ेगा, तभी आप 30 साल बाद टिके रहेंगे तो बचे रहेंगे, टिके रहेंगे तो ग्रो करेंगे। नंबर 1 5 7 5 3 एंड लास्ट वन इज 1। व्हाट इज 1? 1 मतलब आप हर साल एक स्टेप अप अपनी एसआईपी में करेंगे, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए। स्टेप अप के बारे में हम पहले ही इस शो में बता चुके हैं, तो आज हमने बात की दोस्तों 7531 के रूल की, जो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। इन 7531 के रूल्स को आप ध्यान रखिए, 7 साल तक लगातार करना ही करना है, टिके रहना है। 5 अलग अलग एसआईपीज में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 3 प्रकार के जो फेजेस हैं वो आपके जीवन में संघर्ष लाएंगे इन्वेस्टमेंट के दौर में, और एक यानी आपको हर साल इन्वेस्टमेंट 10% तो बढ़ा ही देना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस शो। आप आगे भी बहुत कुछ पाएंगे इस शो से, लेकिन उसके लिए देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।